उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से एनसीपी पर जोरदार हमला बोला। अमरावती में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एनसीपी का राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनने का सपना ही रह जाएगा। उन्होंने कहा कि एनसीपी ने सपना देखा था कि 2014 और 2019 में एनसीपी सबसे बड़ी पार्टी होगी। दोनों चुनाव में ये पूरा नहीं हुआ और भविष्य में भी इसके पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। फडणवीस ने कहा कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार एक अनुभवी नेता है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो अपनी पार्टी के भीतर एकजूट बनाए रखे। ते कोणाला काय म्हटलं माहीत नाही, पण अशा प्रकारचे स्वप्न हे 2014लाही त्यांनी पाहिले, 2019लाही त्यांनी पाहिले। त्यांची स्वप्न पूर्ण होऊ शकत नाही, कारण राष्ट्रवादी हा महाराष्ट्रव्यापी पक्षच नाही। शरद पवारांना खूप लोकांचा अनुभव आहे, त्याच्यामुळे शरद पवार काही बोलू शकतात। पण मला असं वाटतं की या ठिकाणी आत्ता त्यांचा पक्ष एकसंघ ठेवण्याकरता त्यांना जी कसरत करावी लागते आहे, ही कसरत पाहिल्यानंतरच इतर पक्षांबद्दल त्यांनी बोलावं की नाही बोलावं याचा विचार त्यांनी केला। खरीफ फसल की बुआई से पहले जायजा लेने के लिए पहुंचे अमरावती जिले के पालक मंत्री व राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फसल कर्ज के लिए किसानों को परेशान किए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बैंकों को किसानों को फसल कर्ज देने के लिए सिबिल स्कोर मानदंड नहीं थोपना चाहिए। साथ ही कहा कि फसल कर्ज में बाधा डालने की स्थिति में बैंक के खिलाफ भी तत्काल आपराधिक कार्रवाई की जाए। अमरावती में खरीफ पूर्व समीक्षा बैठक उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, विधायक बच्चू कडू, विधायक प्रवीण पोटे पाटिल, विधायक राजकुमार पटेल, विधायक प्रताप अडसड, विधायक बलवंतराव वानखेड़े, विधायक किरण सरनाईक, जिलाधिकारी पवनीत कौर समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि किसानों को आसानी से फसल कर्ज मिलना चाहिए, इसके लिए बैंकों को सिबिल स्कोर नहीं पूछना चाहिए, इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। साथ ही बारिश की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए जलयुक्त शिवार योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। इन कार्यों को युद्ध स्तर पर क्रियान्वित किया जाए और मई के अंत तक पूरा कर लिया जाए। गाड़ मुक्त बांध, गाड़ मुक्त शिवार की योजना को भी प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने आगे कहा कि पहले चरण में बेमौसम बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए धन का वितरण किया जा रहा है। शेष 2 चरण की धनराशि का भी तत्काल वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर बीमा कंपनियां किसानों को मुआवजा देने में आनाकानी करती है तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। जिल्ह्याची खरीप हंगाम पूर्व नियोजन बैठक या ठिकाणी आयोजित केली होती। खरीपाच्या संदर्भात जिल्ह्याचं जवळपास सगळं नियोजन झालं आहे। आवश्यक तेवढं बियाणं जे आहे ते तर उपलब्ध आहेच, पण दुर्दैवाने अधिकचं लागलं, कधी दुपार पेरणीची वेळ आली तरी आवश्यकतेपेक्षा जवळपास 211% बियाणे हे जिल्ह्यामध्ये उपलब्ध आहे। विशेषतः सोयाबीनच्या संदर्भात अतिशय चांगली गोष्ट अशी आहे की 65% घरगुती बियाणे या ठिकाणी आहे, फक्त 35% सीड रिप्लेसमेंट आहे आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना त्याचा चांगला लाभ होणार आहे। त्याचं प्रमाणीकरण देखील हे या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे। खतांची जी काही उपलब्धता आहे तर ती मागील वर्षीचा जे काही खतांची खपत होती त्याचा जो काही अंदाज आहे त्यापेक्षा जास्त खतांची उपलब्धता आत्ता आपल्याकडे आहे, त्यामुळे खतांची देखील कुठेही टंचाई होणार नाही। यासोबत आपण असे निर्देश दिलेले आहेत की विशेषतः जे शेतकरी आहेत ज्यांना त्या ठिकाणी कर्ज दिलं जातं, तर काही बँका पीक कर्जाकरताही सिबिल स्कोअर मागतायत। आज मी स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की पीक कर्जाकरता जर बँकेने सिबिल स्कोअर मागितला तर त्यांच्यावर FIR दाखल करायचा, कारण स्टेट लेवल बँकिंग कमिटीमध्ये हा निर्णय झाला आहे की पीक कर्जाकरता सिबिलची अट ठेवता येत नाही। त्या संदर्भातला RBIचं सर्क्युलर देखील आहे। असं असताना जर काही बँका शेतकऱ्यांना विनाकारण त्रास देणार असतील तर नाईलाजाने त्यांच्याविरुद्ध FIR करावं लागेल। एवढंच नाही तर काही असे इन्सिडन्सेस लक्षात आले आहेत, सगळीकडे नाही आहेत, पण अमरावती जिल्ह्यातल्या काही बँकांनी अनुदानाचे पैसे हे कर्ज खात्यामध्ये टाकले आहेत। मग प्रधानमंत्री जो काही यांच्या मार्फत जे शेतकऱ्यांना 6,000 रुपये मिळतात किंवा संजय गांधी निराधारचे पैसे देखील काही ठिकाणी हे कर्ज खात्यात टाकले आहेत। त्याही संदर्भात कडक निर्देश दिलेले आहेत, त्यांना शोकॉज इश्यू केलेले आहेत। असे अनुदानाचे कुठलेही पैसे हे शेतकऱ्याच्या कर्ज खात्यात टाकता येणार नाही, हे देखील आपण त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे। दुसरं, जलयुक्त शिवारच्या संदर्भात जी काही कामं आहेत ती वेगाने करण्याचे निर्देश आपण दिले आहेत, कारण दुर्दैवाने अल निनोचा इफेक्ट आला
आणि पाऊस कमी पडला तर मागच्या काळात आपल्या लक्षात आलं की जिथे जलयुक्तची कामं झाली आहेत तिथे प्रोटेक्टिव्ह इरिगेशन दिल्यामुळे आपण आपली उत्पादकता राखू शकलो आहोत आणि म्हणून त्याही संदर्भातले निर्देश दिले आहेत. यासोबत मध्यंतरीच्या जे काही ठिकाणी अतिवृष्टी झाली, काही ठिकाणी तुफान आलं, तर त्याच्यामध्ये 3 टप्प्यामध्ये हे जे काही तुफान आलं, पहिल्या टप्प्याचे पैसे आता आपण देणं सुरू केलं आहे. दुसऱ्या 2 टप्प्याचे प्रस्ताव गेले आहेत, तर तेही पैसे आपण आता लवकरच रिलीज करतो आहोत. त्याच्यामुळे तोही जी काही मदत आहे ती शेतकऱ्यांना आपण तात्काळ त्या ठिकाणी देतो. फिल्म द केरला स्टोरी पर राजनीति शुरू हो गई है. एक ओर भाजपा इस फिल्म का समर्थन कर रही है तो वहीं कुछ राज्यों में अन्य पार्टियां फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही हैं. इस बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में अपने कुछ सहयोगियों के साथ फिल्म द केरला स्टोरी देखी. देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस फिल्म के जरिए एक बड़ा सच लोगों के सामने आया है. ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करने का एक माध्यम है. फिल्म में लड़कियों के साथ कैसा षड्यंत्र हो रहा है इससे सामने लाया गया है. इस फिल्म को देखने के बाद कई लोगों की आंखें खुल जाएगी और जो इसका विरोध कर रहे हैं उनकी मानसिकता भी अब सामने आ गई है. देखिए, ये केवल एक सिनेमा नहीं है, कुछ सत्य कथाओं पर आधारित एक जनजागृति की ये मुहिम है. जिस प्रकार से इंडोक्ट्रिनेशन करके, ब्रेन वॉश करके और एक अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहा है और उसके माध्यम से जिस प्रकार से देश के खिलाफ एक षड्यंत्र हो रहा है उसको उजागर करने का काम इस फिल्म के माध्यम से हुआ है. और मैं ऐसा मानता हूँ कि फिल्म जागृति करेगी और निश्चित रूप से इस प्रकार से देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को बेनकाब करेगी. कि इस फिल्म के डायरेक्टर को फांसी देनी चाहिए. उनके सड़े हुए दिमाग के सड़े हुए विचारों को फांसी देने की जरूरत है. मॉनसून के आगमन के साथ ही खरीफ फसल की बुआई शुरू हो जाएगी. अमरावती जिले में खरीफ फसल की बुआई को ध्यान में रखते हुए प्रशासन भी अपनी तैयारी में लग गया है. इसके लिए जिला परिषद ने वॉर रूम तैयार कर लिया है ताकि बीज, खाद और कीटनाशक की बिक्री में किसी तरह की धांधली न हो. खरीफ सीजन के लिए जिला परिषद द्वारा तैयार वॉर रूम द्वारा अमरावती जिले के किसानों को उपयुक्त और गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और कीटनाशक प्रदान करने और किसानों की मांग के अनुसार कृषि सामग्री की आपूर्ति करने के लिए नियंत्रण रखा जाएगा ताकि जानबूझकर किसी तरह की कमी निर्माण न हो. जिला स्तर पर उड़न दस्तों के माध्यम से कृषि सेवा केंद्र, गोदाम का आकस्मिक निरीक्षण और अन्य निगरानी के लिए अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है. जिले में हर साल बीज और खाद की कमी की समस्या सामने आती है, लेकिन कालाबाजारी करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी. लेकिन इस बार कृषि विभाग के साथ ही जिला परिषद भी एक्टिव हो गया है. माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी खरीप हंगामाची संदर्भामध्ये जिल्हा परिषदमध्ये एक वॉर रूम तयार केलेली आहे. त्या वॉर रूममध्ये मी, आमचे कृषी विकास अधिकारी, पंचायत समितीचे सर्व कृषी अधिकारी हे समाविष्ट आहेत. या वॉर रूमचा मुख्य उद्देशच असा आहे की खरीप हंगामामध्ये सर्व कृषी सेवा केंद्रांनी आपला जे दुकान आहे ते दुकान शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे व्यवस्थित चालवावं. कुणीही चढ्या दरानं खते किंवा बियाणांची विक्री कुठल्याही ठिकाणी होता कामा नये ह्याची दक्षता सर्वांनी घेतली पाहिजे. यासाठी ही वॉर रूम कार्यरत असणार आहे आणि या वॉर रूममध्ये भरारी पथक देखील आम्ही तयार केलेले आहेत. या भरारी पथकामार्फत अचानकपणे कुठल्याही कृषी सेवा केंद्रांच्या दुकानामध्ये व्यवस्थित काम चाललंय किंवा नाही ह्याची तपासणी देखील आम्ही करणार आहोत आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक अजिबात होता कामा नये यासाठी ही सर्व यंत्रणा आम्ही जिल्हा परिषदची पूर्ण यंत्रणा कामाला लावलेली आहे. आणि त्या अनुषंगानं जर कुणाला असं वाटत असेल की कुठल्याही गावामध्ये कुठल्याही कृषी सेवा केंद्राच्या माध्यमातून बोगस बियाणे किंवा चढ्या दराने खतांची विक्री होत आहे तर ते तात्काळ आम्हाला जर संपर्क साधला तर आम्ही निश्चित स्वरूपामध्ये त्याच्यावर उचित कारवाई आपण करू. वॉर रूम के माध्यम से किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा. इसके साथ ही डीलर्स, जांच, आपूर्तिकर्ता और विक्रेताओं द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले बीजों और उर्वरकों की गुणवत्ता से संपर्क किया जाएगा ताकि किसानों को खेती में किसी तरह की कृत्रिम परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. अरुण जोशी, UCN न्यूज, अमरावती.
अमरावती जिले की चांदूर रेलवे अमरावती मार्ग पर एक व्यापारी से लूटपाट की कोशिश का मामला सामने आया है। बाइक सवार लुटेरों ने व्यापारी की कार पर पथराव किया। हालांकि विरोध करने के बाद लुटेरे भाग निकले। इस मामले में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। अमरावती चांदूर रेलवे मार्ग पर चिरोडी गांव के नजदीक लुटेरों ने व्यापारी पर हमला किया। फिरियादी व्यापारी अपने पेट्रोल पंप से कैश लेकर अपनी कार से घर लौट रहा था, तभी बाइक पर सवार 4 लुटेरों ने रात के समय हमला किया। लुटेरे कार पर पथराव कर उनकी कार का कांच भी फोड़े। हालांकि बाद में आरोपी वहां से भाग निकले, जिसके बाद पुलिस थाने में ये मामला दर्ज किया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। अमरावती जिले के बडनेरा जिले के वडूरा गांव के पास 2 छात्रों पर जानलेवा हमले की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस हमले में एक छात्रा की तो मौके पर ही मौत हो गई, दूसरे का इलाज अस्पताल में चल रहा है। दोनों एक इंजीनियरिंग कॉलेज में IT विभाग के प्रथम वर्ष के छात्रा थे। मृत छात्रा की पहचान संजना शरद वानखेड़े के रूप में हुई है, जबकि घायल सोहम गणेश ढाले है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। उन्हें जिला सामान्य अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। डॉक्टरों ने संजना को मृत घोषित कर दिया। सोहम ने पुलिस को बताया है कि उन पर 2 अज्ञात हमलावरों ने हमला किया था। हमले के कारणों का पता नहीं चला है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस हमले में इस्तेमाल हथियार की तलाश कर रही है। सोहम और संजना दोनों बडनेरा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रथम वर्ष में पढ़ रहे थे। बताया गया है कि दोनों वडूरा में घूमने गए थे। अमरावती विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों के लिए भर्ती विज्ञापन सोशल मीडिया पर प्रकाशित किया गया है। हालांकि विश्वविद्यालय ने अभी तक ये स्पष्ट बयान नहीं दिया है कि विश्वविद्यालय ने ऐसे किसी भी भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया है। कुलसचिव डॉक्टर तुषार देशमुख ने युवाओं से अपील की है कि वे इस तरह के भ्रामक विज्ञापन की झांसे में न आए। सोशल मीडियावरती विद्यापीठाच्या विविध पदांची जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली आणि अर्ज सुद्धा आमंत्रित करण्यात आले, परंतु सदर पदाची जाहिरात ही युवकांची दिशाभूल करणारी आहे आणि अशा प्रकारची जाहिरात विद्यापीठाने प्रकाशित केलेली नाही। तरी कुठल्याही युवकाने या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीला बळी पडू नये आणि त्यापासून दूर राहावे असे आवाहन आम्ही विद्यापीठाच्या वतीने आपणा सर्वांना करीत आहोत। समृद्धि महामार्ग पर कई कोशिशों के बावजूद दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पुणे से अकोला जा रहे एक परिवार बुल्ढाना जिले के बीबी गांव के पास समृद्धि हाईवे पर हादसे का शिकार हो गया। इस दुर्घटना में एक की मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य 4 लोग जख्मी हुए हैं। इस हादसे में मिलिंद शिंदे की मौत हो गई, तो वहीं उनकी पत्नी माया शिंदे, बेटी मेघा शिंदे, बेटा वैभव शिंदे और भाई भारत शिंदे घायल हुए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त शिंदे परिवार यवतमाल जिले के नेर का रहने वाला है और कारोबार के सिलसिले में पुणे रह रहे थे। पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने ये परिवार जालना से समृद्धि महामार्ग से अकोला जा रहा था। इसी दौरान बीबी के पास तेज रफ्तार कार से चालक का नियंत्रण खो गया और कार सामने जा रहे ट्रक से टकरा गई। समृद्धि राजमार्ग के राहत दल द्वारा सभी घायलों को तुरंत बीबी ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने मिलिंद शिंदे को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों को बीबी ग्रामीण अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जालना रेफर कर दिया गया, जहां माया शिंदे की हालत गंभीर बनी हुई है। बुल्ढाना जिले के खामगांव और चिखली के बीच पेट के पास पैनगंगा नदी पर बने पुल से पुणे जा रहे बाबा ट्रैवल्स की एक लग्जरी बस पुल से नीचे नदी में गिर गई। इस हादसे में एक यात्री की तो मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मंगलवार की रात करीब 11:30 बजे बाबा ट्रैवल्स की बस खामगांव से चिखली जा रही थी, तभी पेट के पास पैनगंगा नदी पर बने पुल से बस नीचे नदी में गिर गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस में 16 से 17 यात्री सवार थे, जिनमें से 13 यात्री घायल हो गए, तो वहीं एक यात्री की मौत हो गई। देर रात तक राहत कार्य शुरू रहा। घायलों को इलाज के लिए चिखली के सरकारी अस्पताल व एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नई शिक्षक भर्ती से पहले विगत कई वर्षों से जिले में सेवा दे रहे शिक्षकों का अपने गृह नगर में तबादला करने की प्रहार शिक्षक संगठन ने मांग का संज्ञान लेते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को शिक्षकों की जिला तबादला करने का आदेश दिया है।
प्रहार शिक्षक संगठन की लगातार मांग पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 2017 में पहली बार कई वर्षों से बंद आंतर जिला तबादला प्रक्रिया को ऑनलाइन शुरू किया गया था। इसके तहत 34 जिला परिषदों में 5 चरणों में 2022 तक 13,900 जिला परिषद शिक्षकों का आंतर जिला तबादला किया गया, लेकिन अभी भी 11,000 शिक्षक आंतर जिला तबादले का इंतजार कर रहे हैं। प्रहार शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महेश ठाकरे ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया। आखिरकार 4 मई को ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य के सभी जिला परिषद सीईओ को अंतर जिला तबादलों को लेकर निर्देश जारी कर दिया है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।